नमस्कार। खास बात विद रविशंकर रवि कार्यक्रम में आप दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। और इस बार भी हम एक खास मेहमान लेकर आए हैं उजनी अखोम अपर असम के देरगांव से। देरगांव जो चाय बागानों से घिरा हुआ इलाका। जब आप शाम में उस इलाके से गुजरेंगे और अगर कोशिश करेंगे अपने एसी को बंद कर कार के शीशे को खोलकर, तो चाय की एक हल्की हल्की गंध आप चलते हुए भी महसूस करते हैं। और हमारे खास मेहमान उसी देरगांव से हैं और उनके बारे में आपको परिचय कराऊं, लेकिन उनकी खासियत के बारे में मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि आप देरगांव चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट भी रहे, वहां की गौशाला के भी जो समिति है उसके अध्यक्ष रहे, मारवाड़ी युवा मंच के प्रांतीय अध्यक्ष भी रहे। और इनकी सबसे बड़ी खास विशेषता है कि असमिया समाज और हिंदी समाज के बीच कैसे बेहतर समन्वय हो, इसके लिए आप लगातार अखबारों में, हिंदी अखबार, असमिया अखबारों में लगातार लिखते रहे हैं। और जो वहाँ के देरगांव के जो स्थानीय समाज के जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें मुख्य भूमिका निभाते हैं, मंच पर बैठते हैं, बातचीत करते हैं, चाहे असमिया जातीय संगठन हो, साहित्य सभा हो, हर तरह के कार्यक्रम में आपकी भागीदारी रही है। और हमारे वो खास मेहमान हैं श्री प्रदीप खदरिया। नमस्कार प्रदीप जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। और सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि इस समय भी आप जितनी सक्रियता से काम कर रहे हैं, खास करके जो सामाजिक दायित्व है वो आप उसका निर्वाह कर रहे हैं। और मैंने देखा है कि चाहे वो देरगांव में बिहू का कार्यक्रम हो, असम साहित्य सभा का कार्यक्रम हो या अन्य जातीय संगठन का कोई भी कार्यक्रम हो, उसमें आपकी भागीदारी है। चाहे होली हो या इस तरह के जो भी कार्यक्रम हो उसमें आपकी भागीदारी है। तो बदले अभी जिस ढंग से जो स्थिति है, तो वहाँ पर आप किस तरह से काम कर रहे हैं और किस तरह से देरगांव में कभी कोई ऐसी घटना नहीं घटती है कि अखोमिया अनअखोमिया इस तरह की कोई चीज़ वहाँ पर नहीं होती है वो बात, और किस तरह से वहाँ का जो समाज है पूरे असम के लिए एक उदाहरण है? देखिए रवि जी, देरगांव बहुत एक शिक्षित जगह है। वहाँ की जो पॉपुलेशन है, पढ़ी लिखी पॉपुलेशन है, और ये ईश्वर की कृपा ही कहिए या सबका प्यार मोहब्बत कहिए कि आज तक देरगांव में कोई ऐसी अप्रिय घटना कभी नहीं हुई। अल्फा के पीरियड में भी नहीं हुई, तब कि पूरे असम में प्रांत में कुछ न कुछ घटा, किंतु देरगांव में कुछ नहीं घटा। और आज भी देरगांव में जो इतर समाज है और जो हिंदी भाषी समाज है, उनमें बहुत अच्छा सामंजस्य है। एक दूसरे की तकलीफ़ों को समझते हैं, एक दूसरे को सम्मान करते हैं और एक दूसरे को सब साथ लेके चलते हैं। तो हमारा हमेशा यही प्रयास रहता है कि हम लोग सब मिलजुल के चीज़ को आगे बढ़ाए। और जैसे मारवाड़ी समाज की पंचायत धर्मशाला है, तो वो आज से नहीं 25-30 साल 50 जब से वो बनी है, हमने सभी समाजों के लिए खोल रखा है। उसका उपयोग कोई भी समाज कर सकता है। सिर्फ एक ही उसमें टर्म्स है कि वो वेजिटेरियन होना चाहिए, क्योंकि वो एक हिंदी मारवाड़ी समाज का एक सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है। सेंटिमेंट श्रद्धा की भी श्रद्धा की बात है। तो उस किंतु और जगह ये देखने को नहीं मिलता है, किंतु देरगांव में ये खास चीज़ है। और इसी के कारण ये सामंजस्य बहुत अच्छा चल रहा है। आपसे एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि अभी जो हिंदी भाषी समाज की जो स्थिति है या सोचने और समझने का जिस ढंग से, तो पहले तो यह स्थिति नहीं थी। अगर हम जाएं असम के किसी भी शहर में जाएं, तो मारवाड़ी समाज के नाम, व्यक्ति के तरफ से या उनके नाम से कोई ना कोई धर्मशाला, कॉलेज, स्कूल, दातव्य औषधालय, आज के शब्दों में डिस्पेंसरी उसको बोलेंगे, ये दिखता अभी भी उसके प्रमाण है। अगर आप डिब्रूगढ़ में देखिए तो कनोई कॉलेज है, और इस तरह से अलग अलग शहरों में अलग अलग चीज़ें हैं। अब नई चीज़ें उस तरह से नहीं दिखती हैं।
ये स्थिति क्यों हुई? ये आपका जो कहना है काफ़ी हद तक सही है। जब हमारे बुजुर्ग लोग यहाँ थे, बड़े पिताजी या दादाजी लोग, तो उनका यहाँ स्थानीय समाज में बहुत इज्जत थी। सब गाँव में और में सब जगह उनको गांव के मुखिया के रूप में देखा जाता था और उनको बड़ा मान सम्मान और इज्जत था। किंतु समय के साथ साथ इसमें कुछ परिवर्तन आया है। आज जो आप बोल रहे हैं उसमें थोड़ा दूरत्व बढ़ा है। इतर समाज के साथ थोड़ी दूरियां बढ़ी है और उस दूरियों के कारण हो सकता है कि इनका जो नई पीढ़ी है, दोनों ओर असमी समाज में भी और हिंदी भाषी समाज में भी जो दूरियां, नई पीढ़ी में थोड़ी दूरियां बढ़ी है, जिसका एक कारण ये भी था एक समय में कि यहाँ जो हिंदी भाषी स्कूल खोले गए थे, तब क्या है कि जो बच्चे हैं वो आपस में उनका एमलगमेशन कम हुआ था। पहले सब एक ही मीडियम, असमिज मीडियम स्कूल में पढ़ते थे, तब सबका मिलना जुलना, भाषा, साहित्य, उनका खान पान और कल्चर के साथ एमलगमेटेड होते थे, एक दूसरे से मिलते थे। किंतु बाद बीच का एक पीरियड ऐसा गया कि वो उसके कारण थोड़ा दूरियां बढ़ गई, एसिमिलेशन कहीं ना कहीं प्रभावित गड़बड़ आई। नहीं, क्योंकि अगर हम असम की बात करें, यहाँ के समाज की बात करें, तो बहुत ही शांति प्रिय समाज रहा है, सबके साथ मिलजुल कर रहना। सांस्कृतिक रूप से यह समाज इतना समृद्ध है, आज भी उसका प्रभाव दिखता है। और जहाँ पर संस्कृति मजबूत हो, समृद्ध हो, तो वहाँ पर समाज में बिखराव की स्थिति नहीं रहती है। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों तरफ से ये स्थिति बनी कि वो जो जहाँ पर लोग जुड़ते थे, समाज के सारे लोग मिलजुल कर बैठते थे, बात करते थे, सुख दुख साझा करते थे, वो कहीं ना कहीं एक तो ये हो गया कि शायद कैरियर के पीछे या लोग बाहर जाकर पढ़ने लगे, जो एक आत्मसात जो स्थितियों को करने की जरूरत थी। अब जैसे मैं ही अब आम बोलचाल में अब हरी मिर्च तो निकलता ही नहीं है, जलुकिया ही निकलता है। तो ये जो भाषाई प्रभाव जब बातचीत में भी आने लगता है, तो कैसे नए जनरेशन को, खास करके जो बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं और लेकिन वो अगर असम में काम कर रहे हैं, तो किस तरह से उनको यहाँ की भाषा, बोलचाल, उस दिशा में मुझे लगता है कि सोचने की ज़रूरत है, ताकि वो जो एक स्थानीय भाषा है, जब तक उसमें वो रचेंगे बसेंगे नहीं, तो एक लंबे समय तक कहीं ना कहीं प्रवास प्रभावित होता है। रवि जी, आपका ये कहना काफ़ी हद तक सही है कि दोनों तरफ से असुरक्षा की भावना है। असमी समाज में सुरक्षा की भावना इसलिए आ रही है कि यहाँ की जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है, पढ़ लिख के शिक्षित लड़के नौकरियों में घुस रहे हैं, तो यहाँ के स्थानीय समाज में ऐसा लग रहा है कि हमारे अधिकार खर्व हो रहे हैं, या हमको हमारी जो नौकरियाँ हमसे छीन रही है, या हमारे अधिकार हमसे छीन रही है, ज़मीन हमसे हाथ से निकल रही है। और दूसरी तरफ असमी जो हिंदी भाषी समाज है, उनको ऐसा लग रहा है कि हमको प्रॉपर सम्मान नहीं मिल रहा है, या हमको वो इज्जत और सम्मान, जबकि हम लोग बरसों से यहाँ पर आके बस गए और यहाँ ही कर खान पान और बड़े हुए हैं। तो कहीं पर कहीं इस चीज़ का दूरिया है। रही बात भाषा की, तो इसमें दो राय हो ही नहीं सकती। जो यहाँ रहते हैं उनको यहाँ की स्थानीय भाषा, कल्चर, यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ के खान पान से उनको रूबरू होना चाहिए। उसमें जितना एमलगेट, क्योंकि बांग्लादेश आज बना तो भाषा के ऊपर ही बना, वहाँ का धर्म तो ज़्यादा मुस्लिम थे, किंतु बंगाली भाषा के ऊपर ही बांग्लादेश बना। तो भाषा एक ऐसी चीज़ है जो कि सबको जोड़ के रखती है। तो ये चीज़ सबको समझना चाहिए इस बात को कि हमें यहाँ स्थानीय भाषा को हर स्थिति में अपनाना चाहिए, सीखना चाहिए, चाहे वो घर में हो, व्यापार में हो, बोलचाल में हो। कम से कम बोलचाल में तो सबको आनी ही चाहिए। नहीं, ठीक है, आप अपने घर में अपनी मातृभाषा बोलिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर मातृभाषा सम्मान चाहती है। लेकिन जब आप कन्वर्सेशन होता है, जब आप घर से निकलकर बाहर बातचीत करते हैं और ख़ास करके असमिया भाषी से आप बात करते हैं,
तो मुझे लगता है कि एज ए रिपोर्टर, एज ए जर्नलिस्ट भी मैंने महसूस किया है कि जब मैंने असमिया सीख ली, जब मैंने असमिया बोलना शुरू किया, तो मेरा जो रीच है रिपोर्टिंग की बहुत अंदर तक पहुंच गई। आम लोगों के साथ खुलकर जी भर कर, वो भी असहज नहीं होते हैं, सहज होकर बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम कोई भाषा को सीख लेते हैं तो उससे हम समृद्ध हो जाते हैं। उस भाषा का हम भला नहीं कर रहे हैं, उस भाषा पर हम एहसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस भाषा को लेकर हम अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। हाँ। नहीं, ये बात आपका कथन ठीक है। जब हम समझ लीजिए बेंगलोर गए या दिल्ली गए, वहाँ हमको यदि एक आसामीज आदमी मिलता है और धीरे से आसामीज में हम बात करने लगते हैं तो ऐसे लगता है अपनत्व तो आ जाता है। आज ट्रेन में हमको कोई अनजान आदमी मिल जाता है और वो आसामीज होता है, और हम लोग आसामीज में जब बात करते हैं तो ऐसे लगता है कि हम लोग एक परिवार के सदस्य हैं। किंतु वही बात है कि आज समझ लीजिए राजस्थान से मारवाड़ी उठ के आया भैया, आज जो मारवाड़ी बिहार में है वो बिहारी बोलते हैं, घर में भी बोलते हैं। हाँ। जो बंगाल में है वो बंगाली भी बोलते हैं। तो फिर आसाम में रह के हम लोग आसामीज क्यों नहीं बोलते? नहीं, जो हमें भी बोलना चाहिए, वो तो बोलते हैं। हाँ। अब जैसे आप तो असमिया में लिखते हैं। बात बोलने की बात तो छोड़ दीजिए, आप तो असमिया में लिखते हैं। नहीं, सब लोग नहीं लिख सकते, किंतु कम से कम बोलचाल की भाषा में तो स्थानीय भाषा को पूरा अच्छा से उसको जानना चाहिए, बोलने लायक वो अच्छा से बोलना जानना। कहीं ना कहीं वो जो कम्युनिकेशन गैप होता है वो नहीं हो पाए, नहीं होना चाहिए। क्योंकि यदि स्थानीय आप ऑफिस में जाएंगे तो आसामीज आपको यूज करनी पड़ेगी, दुकान में ग्राहक आएगा तो आसामीज यूज करनी पड़ेगी, आप कहीं सभा समितियों में जाएंगे तो आसामीज आपको यूज करनी पड़ेगी। तो वहाँ पर यदि आप अपनी भाषा, मातृभाषा को बोलेंगे तो वो थोड़ा दुराव बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दुराव ही नहीं, आप जो काम से जा रहे हैं वो काम कहीं ना कहीं बाधा पड़ेगा, क्योंकि कम्युनिकेशन का गैप होता है। गैप हो जाता है, सही बात है। इन मुद्दों से अलग मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप चूंकि वहाँ पर एक व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं, अगर देवरगांव की मैं बात करूं तो वहाँ पर आप लोगों ने जैसे गौशाला भी है, धर्मशाला भी है और इस तरह की भी जो कई जाते हैं, तो किस तरह से आप लोग वहाँ पर सामाजिक क्षेत्रों में काम कर रहे हैं? देखिए, मैं शुरू से ही सामाजिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। अब तो मारवाड़ी वुमेन्स का प्रांतीय अध्यक्ष 95 से लेके 97 तक था जी। तो मारवाड़ी समाज का जितने भी प्रकल्प है वो ठीक है, मारवाड़ी समाज उसकी देखरेख करता है, उनके देखरेख में आता है, उनका डीएनए में ही समाज सेवा उनके डीएनए में है, और उनके जितने भी प्रकल्प है वो समाज बिहेर करता है या समाज के लड़के आगे बढ़ के करते हैं। किंतु उसके बेनिफिशरी 99% बेनिफिशरी लोकल समाज है, स्थानीय समाज है। चाहे वो एम्बुलेंस सेवा कहे, चाहे वो कैलिपर कैंप कहे, चाहे वो धर्मशाला कहे, चाहे मंदिर कहे, किसी भी जो सेवा प्रकल्प है, चाहे वो फ्लड का काम हो, सब में करने वाले मारवाड़ी समाज है। किंतु उनके बेनिफिशरी जो लाभ मिल रहा है वो स्थानीय समाज के बासिंदों को सबको मिल रहा है। और एक ये मारवाड़ी समाज का शुरू से ही रहा है कि वो जो भी कमाते हैं उसका एक हिस्सा वो सामाजिक कार्य में, जो स्थानीय समाज है उसके बीच वो खर्च करते रहे, या उनका जो पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट है वो यहीं होता है, वो पैसे का ट्रांसफर कहीं और नहीं करते थे। जो भी उद्यमी, एक दुकान है तो 2 दुकान, लेकिन वहीं तो पैसे का जो री इन्वेस्टमेंट वो स्थानीय रूप में ही होता है। प्रदीप जी, आपका चूंकि एक लंबे समय से आप चाय उद्योग से जुड़े रहे हैं और ऊपरी असम या उजनी अखम जो भी हम कहें चाय का मेन केंद्र रहा है, अभी क्या स्थिति है चाय? देखिए, चाय की स्थिति अभी विगत कई वर्षों से बहुत अच्छी नहीं नजर आती। उसके कई फैक्टर है, कुछ तो पॉलिटिकल है, कुछ लेबर ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, जिससे कि लोगों का रहन सहन लेबर क्लास का और का उसका काफ़ी बढ़ गया है। किंतु उस अनुपात में प्रोडक्ट की जो वैल्यू है या उसका जो मार्जिन है या कॉस्टिंग है वो बहुत ज़्यादा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसमें इन्वॉल्व है, बहुत ज़्यादा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वॉल्व है।
इसलिए चाय उद्योग की वर्तमान स्थिति खूब अच्छी, संतोषजनक बोल के नहीं कहा जा सकता। ये तो आपने सही कहा कि जिस ढंग से मजदूरी बढ़ी है या दूसरे खर्चे भी जो बढ़े हैं, लेकिन चाय की कीमत उस अनुपात में नहीं बढ़ पाई है। और यही वजह है कि शायद बहुत सारे पुराने चाय बागान बिक गए। जो ज़्यादातर ऐसे बागान बिके जो कॉरपोरेट गवर्नेंस थे, बड़े बड़े कंपनियां थी जिसके 20 बागान, 10 बागान, 5 बागान थे, जिनकी कॉरपोरेट मैनेजमेंट था। उसमें कॉरपोरेट मैनेजमेंट में खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। जब वो सब बागान धीरे धीरे बिक के इंडिविजुअल के हाथों में चले गए, उन्होंने कॉस्ट कटिंग करके जैसे तैसे वो सरवाइव कर रहे हैं। इसलिए बड़े जो कंपनियां थी वो उनके बागान ज़्यादा बिके हैं। इंडिविजुअल में कम ऐसा नहीं है। मैंने खर्च को देखकर उन्होंने आय को आय और खर्च के बीच ओवरहेड खर्चा घटाने के लिए वो कंपनी उसको बियर नहीं कर पा रही है। अच्छा, ये कहते हैं कि गोलाघाट जिले की चाय सबसे अच्छी मानी जाती है, जो मैंने सुना। मुझे नहीं पता है, ज्यादा चाय के मामले में असम प्रसिद्ध है, और असम में भी जो गोलाघाट बेल्ट है उसकी लीकर के हिसाब से वो बेस्ट चाय असम में गोलाघाट की है। लीकर के हिसाब से कैसी भी चाय बना लो, लीकर तो उसमें आना ही है ना गोलाघाट का। इसलिए यदि कहा जाए कि भारतवर्ष में सबसे अच्छा डिस्ट्रिक्ट या सबसे अच्छी लीकर की चाय गोलाघाट है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन क्या वो अब डिब्रूगढ़ की तरफ शिफ्ट हुआ है क्या अच्छी चाय? बीच में मुझे किसी जानकार नहीं बताया। कुछ पॉकेट में डिब्रूगढ़ में अच्छी चाय बन रही है, किंतु सारा डिब्रूगढ़ या तिनसुकिया नहीं है, किंतु कुछ पॉकेट्स में इम्प्रूवमेंट है। और मैंने वो इसीलिए गोलाघाट टी जो है वो उसका एक अपना, किंतु अब धीरे धीरे लोग क्वालिटी कॉन्शियस हो रहे हैं वापस। जो उसकी नेग्लिजेंसी या किसी कारण, कुछ तो क्लाइमेट का भी फर्क पड़ रहा है, किंतु फिर भी क्वालिटी के प्रति जागरूकता बढ़ी है। तो मैंने किस तरह का क्लाइमेट चाहिए? क्लाइमेट ऐसे होगी, ज़्यादा टेम्परेचर ना हो, 30 डिग्री 32 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर ना हो, ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो, ज़्यादा धूप ना हो, कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो। और जब ह्यूमिडिटी बढ़े तो रात को बारिश आ जाए। पहले का क्लाइमेट असम का यही था कि थोड़ा दिन में ह्यूमिडिटी हुआ कि रात को बारिश आ गई। तो उसमें प्लकिंग, तो रात को पानी हो, दिन में ह्यूमिडिटी हो, तो ग्रोथ अच्छी होती है। ओके, अब मैं दूसरी चीज़ों पर आता हूँ कि मारवाड़ी समाज में आप तो लिखने पढ़ने वाले आदमी हैं और कई लोग लिख पढ़ रहे हैं, हालांकि उनकी संख्या सीमित है। वह सम्मान लिखने पढ़ने वाले लोगों को नहीं मिलता है, जबकि जब हम असमिया समाज को देखते हैं तो वहाँ पैसा को बाद में महत्व दिया जाता है। सबसे पहले वो आदमी कितना पढ़ा लिखा है, कि क्या लिखता है, उसकी रचनात्मक, उसकी कलात्मकता क्या है। वैसे लोगों को समाज, अगर कोई लेखक है बहुत अच्छा लिखता है, कोई कलाकार है, कोई बांसुरी बजाता है, कोई गिटार, कोई ढोलक, कोई खोल, तो या सत्रिया संगीत के प्रति, तो उसको समाज में सबसे ज़्यादा स्थान मिलता है। यह स्थिति हिंदी भाषी समाज में क्यों नहीं? ये बात एकदम आपकी 100% सही है कि हिंदी भाषी जो समाज है, या मारवाड़ी विशेषकर या और असम का उन कल्चर और भाषा संस्कृति के विषय में बहुत पिछड़ा हुआ है। उनको लेखक, वो पैसा प्रधान समाज है। कित्तों को आदमी हो, हाँ, कित्तों का। वो यदि बीमारी को भी तोलता है तो बोलता है बुखार कितनी है, बोले रुपया में चाराना, ठीक है, तो वो भी पैसे का साथ उसको कंपैरिजन करता है। बीमारी को भी यदि आप अच्छा बुरा को सोचेंगे तो पैसे के साथ कंपैरिजन। इसलिए ये कल्चरली बहुत रिच नहीं समाज नहीं है, और लिखे पढ़े वालों की कोई विशेष उसमें कद्र नहीं है, या कद्र बहुत कम लोग इसको महत्व देते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ कि मैं हिंदी में भी लिखता हूँ, और हिंदी में लास्ट 25 सालों से लिखता हूँ, और असमीज में मैं लास्ट 3 सालों से ही लिखता हूँ। किंतु 3 सालों में मुझे जितनी असमी समाज में मान्यता मिली है
या स्वीकृति मिली है, वो या शायद प्रतिक्रिया मिली है 25 सालों में मुझे नहीं मिली। हिंदी समाज के किसी व्यक्ति ने मुझे फोन करके ये नहीं बोला कि आप प्रदीप जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, लिखते रहिए। किंतु आसामी समाज के हर व्यक्ति ने मुझे ये कहा है कि अपनी बर ভাল করি আছে, अपनी লেখাপড়া নেরিব, अपनी एटू करिए থাকিব दे, अपनी লেখাপড়া केतेও नेरिब। माने जस्ट कंट्रास्ट है चीज कि हिंदी भाषी में किसी ने ये बात नहीं कही, जबकि आसामीज भाषी के 100% ने ये बात कही। और आसामी समाज तो इस बात के लिए मैं कायल हूँ आसामी समाज का कि वो लोग आज देखिए ज्योति प्रसाद अग्रवाला, उसको इतना ज़्यादा सम्मान, हर घर में उनको पूजा जाता है, रूप कुंवर देता जाता है। हिल्पी दिवस के हिसाब से उनकी 18 जनवरी को सरकार एक पूरी हिल्पी दिवस मनाती है, सरकारी रूप से उस दिन छुट्टी रहती है। और उनको जो सम्मान मिला है शायद लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके भी किसी को नहीं मिलता है। सम्मान क्यों मिला है? क्योंकि उन्होंने आसाम के भाषा को, कल्चर को, सिनेमा जगत को, संगीत को, ज्योति संगीत एक पूरा ज्योति संगीत है, उसमें उन्होंने कविताएं लिखी, संगीत दिया, जो कि आज ज्योति संगीत के नाम से बहुत प्रसिद्ध, और हर बच्चा ज्योति संगीत सीखना और गाना चाहता है। तो सिर्फ ज्योति प्रसाद अग्रवाल ने पैसा खर्च के ये सम्मान नहीं पाया है, ये उन्होंने पाया है यहाँ की भाषा, संस्कृति, कला की सेवा करके। इसीलिए मैं सबको कहता हूँ कि आप चंदा देके बड़े आदमी नहीं बन सकते, या चंदा देके आप पीस खरीद नहीं सकते। यदि आपको अपने स्थानीय समाज में अपनी जगह बनानी है तो हमको कहीं न कहीं यहाँ के भाषा, संस्कृति, साहित्य से हमको कहीं न कहीं जुड़ना होगा, उसके साथ लगाव करना होगा, उसके साथ अपने जो हम बन पड़ता है उस रूप में हमको कुछ न कुछ कार्य करना चाहिए। लेकिन एक चीज, ऐसे लोगों की भी बहुत संख्या है जो हिंदी भाषी है, मारवाड़ी भाषी है, जो असम साहित्य सभा से जुड़े हुए हैं। असम साहित्य सभा के कार्यक्रमों में जाना या जो स्थानीय शाखाएं हैं उनकी भागीदारी रही है, और स्थानीय समाज में उनकी इज्जत है। लेकिन उनकी इस भूमिका जो समन्वय का काम कर रहे हैं उनके अपने समाज में, हिंदी भाषी समाज में, और उसको कोई रिकॉग्नाइज करने वाला नहीं है। विडंबना इस बात की। आज सावरमल जी संगानेरिया है, आज हमारे बागड़ोजिया जी है, हाँ, देवी प्रसाद बागड़ोजिया जी, सायावाला जी है, हाँ, गोपाल जलान है, आज उमेश खंडेलिया जी है। हाँ। तो इन्होंने काफी काम किया असमिया साहित्य समाज के लिए, या उनकी रुचि के हिसाब से किया। किंतु आज उनको जो सम्मान मारवाड़ी समाज में या हिंदी भाषी समाज में जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। ये बात एकदम सही है। जब बोलते हैं, मैंने सुना है, मैं तो देखा नहीं, कि ज्योति प्रसाद अग्रवाला जब यहाँ करते थे कार्य तो मारवाड़ी समाज ने उनको बहुत ज़्यादा वो नहीं किया था, अप्रिशिएट नहीं किया था कि वो क्या कर रहा है, घूम रहा है, इधर उधर कर रहा है। किंतु बाद में जब उनके योगदान को आज हम लोग उसको तो आज हमको चाहिए ज्योति प्रसाद अग्रवाला। आज हमको चाहिए ज्योति प्रसाद। लेकिन ज्योति प्रसाद अग्रवाला बनने के लिए जो कुछ करना चाहिए उस दिशा में काम करने की जरूरत नहीं। हर आदमी ज्योति प्रसाद अग्रवाला नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। और क्योंकि वो तो बहुत कभी कभार वर्षों में 100-50 वर्षों में कभी कोई एक ज्योति प्रसाद अग्रवाला बनता है। किंतु हम कुछ तो योगदान कर ही सकते हैं। कम से कम भाषा सीख के, भाषा का योगदान करके, नाम घरों में जाके या अन्य चीज़ों में मैं ये नहीं कहता कि आप अपने व्यक्तिगत भाषा छोड़ दीजिए, कल्चर छोड़ दीजिए। आप जैसे एक बहू का उदाहरण लीजिए, एक बहू पीहर और ससुराल, तो पीहर जब वो ससुराल आती है तो पीहर का कल्चर छोड़ नहीं देती, वहाँ का खान पान छोड़ नहीं देती, वहाँ का तौर तरीका छोड़ नहीं देती, किंतु वो अपने ससुराल को अडॉप्ट भी करती है, उसी के अनुसार चलती है, उनको खुश भी रखती है, वहाँ की भाषा, सांस्कृतिक, खान पान सब अडॉप्ट कर लेती है। तो वही भूमिका हम लोग की यहाँ की हिंदी भाषियों की होनी चाहिए। बिल्कुल प्रदीप जी, आपने बहुत सही कहा। और जो मौजूदा परिवेश है, जिस ढंग से एक छोटी सी बात को लेकर अखोमिया अनअखोमिया एक विवाद हो जाता है, दो व्यक्ति के बीच के झगड़े को
उसको माने इस ढंग से पेश किया जाता है जैसे दो समुदाय के बीच विवाद हो गया। तो इन चीज़ों से बचने के लिए कहीं ना कहीं दोनों पक्ष को चीज़ों को जो रियलिटी है उसको समझना होगा, जो सच्चाई है उसको जानना होगा, क्योंकि हम सारे लोग असम का विकास चाहते हैं, असमिया संस्कृति, असमिया भाषा की समृद्धि चाहते हैं, क्योंकि हम असम का पानी पीते हैं, असम की हवा हमारा जीवनदायिनी है, ब्रह्मपुत्र हमारा संगीत है। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों पर, और इस पर आपने बहुत अच्छी बात की। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। फिर अगले सप्ताह हम नए अतिथि और नए विषय को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।